योग होता क्या है? योग कहता है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो आपके इस यूनिवर्स में है वो पूरा का पूरा इस शरीर के अंदर है। एंड दे आर प्रॉपरली फॉलोइंग योग एंड ऑल्सो मेडिटेशन। भगवान गीता में कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभावसः। तो जब 4 वर्णों की व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने बनाई थी तो आदि योगी भगवान योगेश्वर भगवान कृष्ण को बोलते हैं। जब से सृष्टि है तब से योग है। योग का मतलब होता है जुड़ना, अपने आप को उस परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस ऊर्जा से, उस एनर्जी से जोड़ देना। मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए लोगों को बहुत देखा है। इसको बोलते हैं श्वास प्रश्वास की क्रिया, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अनरावल विद शिखा ठाकुर और कहते हैं आज के ज़माने में योगासन बहुत ज़रूरी है, योग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने तन मन को आप फिट एंड फाइन रखना चाहते हैं तो योग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन योग क्यों ज़रूरी है और वो कौन से योग के आसन हैं जो आपको घर बैठे भी आप आराम से कर सकते हैं या फिर कम समय में भी कर सकते हैं, आज इसको डिकोड करने की कोशिश हम इस पॉडकास्ट में करने वाले हैं। हमारे साथ इस समय दीपक झा जी मौजूद हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। और आप योग गुरु हैं और काफ़ी जो बड़े लोग हैं उनको भी आप योग सिखाते हैं। और योग की बारीकियों को हम समझें उससे पहले योग का महत्व क्या है। और एकदम से आपने भी देखा होगा कि योग जो है एकदम से वापस लोगों के बीच आ गया है। लोग पहले जिम करते थे, डाइटिंग पे विश्वास करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया और देश में भी जो है योग को लेकर के एक बार एक तरीके से लगता है कि उसकी तरफ बयार पूरी बह रही है। तो योग होता क्या है? जी नमस्कार शिखा जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि योग का महत्व क्या है, आज सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा योग का महत्व क्या है। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं योग तो कर ही रहा होता है जीवन में, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान हो, भक्ति योग हो, तो हर व्यक्ति न किसी माध्यम से। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि जीवन में हमारे लिए कौन सा योग जरूरी है। जो आजकल जिस योग की आप चर्चा कर रहे हैं या जिस योग को हम बात करने जा रहे हैं, जनरली लोगों ने समझ रखा है कुछ 2-4 आसन कर लिए, 2-4 मिनट एक नाक बंद करके दूसरे नाक से श्वास ले लिया, छोड़ दिया, ऐसे ही जनरली एक कॉमन परसेप्शन है लोगों का। तो अगर वो वाली बात है तो ये थोड़ा सा योग का एक कहते हैं ना तृण मात्र है, लेस मात्र है कि पूरा पेड़ हो उसकी एक जड़ सी छोटी सी, तो उतना ही सी ही बात होती है इसमें। लेकिन अब जैसे आप हैं मान लीजिए, या मैं हूँ, या कोई भी थर्ड पर्सन है, पहले आपने सुना है कि मुझे योग करना है, तो अब आपको ज़रूरत होनी चाहिए और समझना चाहिए, सवाल ये करना चाहिए मुझे योग क्यों करना है, मेरे लिए क्या योग की ज़रूरत है। जब आपके अंदर से आपका सवाल उठेगा, प्रश्न आएगा, तब आपको लगेगा यार देखो मुझे पतला होना है या मोटा होना है, दोनों सवाल होते हैं। मुझे स्वस्थ रहना है या सुखी रहना है। तो जितने सवाल हैं, जितने सवाल आएंगे, उन सारे सवालों का माध्यम, उन सारे सवालों का जवाब आपको योग के माध्यम से मिलेगा। तो पहले बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि किस पर्पज से, किस लिए योग करना है। योग, मैंने बताया कि योग के कई सारे अंग हैं। एक धार्मिक दृष्टि से तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से योग का बहुत महत्व है। आज हम देख रहे हैं पूरा दुनिया एक आडंबर और पाखंड में डूबा हुआ है। ये आप भी देखेंगे कि चारों तरफ पाखंड का, किसी भी धर्म में आप देखेंगे पाखंड। तो योग जो है ना, उस पाखंड से छुटकारा देने का एक टेक्निक है। क्योंकि जो भी है इस दुनिया में, लोग तलाश किसकी कर रहे हैं, उस माध्यम से, अपने दिखावे के माध्यम से क्या पाना चाहते हैं, किस की उपासना करना चाहते हैं, किसकी इबादत करना चाहते हैं। वो योग कहता है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो आपके इस यूनिवर्स में है वो पूरा का पूरा इस शरीर के अंदर है। तो आपको बाहर तलाश करने की है नहीं। कबीर ने भी कहा है, तुलसीदास ने भी कहा है, उपनिषदों ने भी कहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता। तो जो पूरा संसार में, सृष्टि में, आपको यूनिवर्स में दिखेगा, तीनों लोक 14 भुवन की हम बात करते हैं जब अपने सनातन उसमें, तो सारा का सारा समाहित है, आपके अंदर है। तो योग जो है उस ज्ञान को, उस नॉलेज को खोलने की, जानने की एक विधा है, एक चाबी है। प्रथम दृष्टया इतना आप ऐसे समझ लीजिए। अच्छा, आपने देखा होगा दीपक जी कि ऑल ऑफ सडन योग लोगों के, मैं तो देखती हूँ अपने आसपास भी, जो जिम जाया करते थे, अब मैं देखती हूँ दे आर स्विचिंग टू योग। तो ऑल ऑफ सडन ये चेंज कैसे? और योग की शुरुआत कहाँ से हुई? कहा जाता है कि सनातन धर्म या फिर भारत में योग की शुरुआत यहीं से हुई है। और अभी तो देखिए, मैं महाकुंभ होकर के आई तो मैंने वहाँ देखा कि बहुत सारे विदेशी हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं एंड दे आर प्रॉपरली फॉलोइंग योग एंड ऑल्सो मेडिटेशन। देखिए, शुरुआत
जब भगवान गीता में कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभावसः, तो जब 4 वर्णों की व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने बनाई थी तो आदि योगी भगवान योगेश्वर भगवान कृष्ण को बोलते हैं। उनसे पहले भगवान शिव को आदि योगी बोलते हैं। तो अब शिव पहले थे या कृष्ण पहले थे, इसमें आप बहस कर सकते हैं, इसमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन जब से सृष्टि है तब से योग है। योग का मतलब होता है जुड़ना, अपने आप को उस परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस ऊर्जा से, उस एनर्जी से जोड़ देना। अब उसका माध्यम क्या है? आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा, जो भी आप कहिए, वो एक माध्यम हो गया। लेकिन योग तो जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से योग चला आ रहा है। तो आदि योगी भगवान शिव हुए, योगेश्वर भगवान कृष्ण हुए, तो तब से चला आ रहा है, योग की एक परंपरा है। तो सनातन कोई आज का तो है नहीं, सनातन किसी की बपौती तो है नहीं कि आजकल 2-4 झोला छाप यंगस्टर लफंडर टाइप के लड़के आ गए और अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम ही सबसे बड़े सनातन के रखवाले हैं। वो तो मूर्ख है, महामूर्ख है, उनको तो कुछ ज्ञान भी नहीं है। उनको आप योग पे 2-4 की बातें बोल दीजिए तो शायद यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग का अष्टांग योग क्या है, महर्षि पतंजलि का, वो भी नहीं पता होगा। तो मैं किसी की निंदा करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं आपको बस योग का तरीका बताने के। तो जो आपने कहा कि लोग जिम करते थे और आज योग की, तो योग का एक मोटा सतही तौर पे अगर आप जानना चाहते हैं कि योग हमें क्या करना चाहिए, तो योग में 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसको अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने कहा है। तो मेडिटेशन जो है वो 7वां स्टेप है। लोग कहते हैं मैं मेडिटेशन करता हूँ पर मन नहीं लगता। अरे मन कैसे लगेगा? आपने पहली सीढ़ी चढ़ी नहीं है। यम, नियम है ना, तो यम में क्या होता है? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम में क्या होता है? सत्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, है ना। तो 5 चीजें यम और 5 चीजों में नियम हो गए। तो अब आप क्या कहते हैं? सत्य, सत्य बोलिए, अहिंसक बनिए, सत्य, आस्तेय, चोरी मत करिए, अपरिग्रही बनिए कि ज़्यादा चीज़ों की कलेक्शन की ज़रूरत नहीं, आपको उतना ही चीज़ें कलेक्ट करना है जितना आपकी ज़रूरत का हो। तो उससे क्या एक संतुष्टि का भाव आता है। जब आप संतुष्ट हो जाते हैं ना, तो जीवन में किसी से कुछ चाहिए नहीं, राग द्वेष खत्म हो जाता है आपका। तो विचारों का जो परिष्कार है ना, विचार जब आपके परिष्कृत होते हैं, सद्विचार आपके अंदर डेवलप होते हैं, तब जाके आप उस मार्ग पे सहज स्वभाव से योग की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया यम। नियम हो जाता है फिर, है ना, शौच मतलब पवित्रता, संतोष, संतोष का मतलब हो गया कि संतुष्टि, हाँ, है ना। शौच, तप, आप तप करिए, स्वाध्याय करिए, पढ़िए, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों को आप अपनाते हैं। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है, प्रणिधान का मतलब होता है ईश्वर को अपने समीप समझना, कि आपको ये देखना है कि चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर है, परमात्मा है। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी स्थान पे, किसी पर्वत पे, किसी नदी के किनारे, किसी मंदिर या मस्जिद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर अपने अंदर आत्मा को ईश्वर के स्वरूप में देख सकता है तो वो सबसे बड़ा योगी हो जाता है। अभी आजकल क्या हो गया है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी, मैं सबसे बड़ा योगी, तुम सबसे बड़े ढोंगी, ये चलने लगा है मार्केट में। तो ये सब अज्ञानता का, मूर्खता का या प्रतीक है। तो ऐसा है नहीं। अब बात आती है मॉडर्न डे की। अगर हम बात करें मॉडर्न डे, मतलब आज जो हम लाइफस्टाइल चल रहे हैं, एक तो हो गया मेट्रो सिटीज़, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लंदन, इस तरह की जो मेट्रो सिटीज़ की लोगों की लाइफस्टाइल है। एक हो गया जो नॉर्मल छोटे शहरों में रहते हैं, गांव में लोग रहते हैं। बीमार हर आदमी पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक तरीके से, जिसको हम साइकोसोमेटिक डिजीज बोलते हैं, आज सारे की सारी साइकोसोमेटिक डिजीज हो रही हैं लोगों को। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे ओबेसिटी हो, स्ट्रेस हो, इंसोम्निया हो, नींद नहीं आ रही लोगों को। ये सारी की सारी साइकोसोमेट्रिक है। लोगों को अपने लिमिट से ज़्यादा काम करना है। आपको अपनी लिमिट पता है कि अगर आप 5 किलो वजन उठा सकते हैं तो आपके सर पे बोझा लाद दिया जाता है 50 किलो का। जैसे एक स्कूल का बच्चा होता है, 5वीं क्लास में जाता है, उसके पीठ में बैग होता है और 10 किलो का बैग लाद दिया जाता है। तो अपने एज से, अपनी उम्र से ज़्यादा का वजन हो रहा है। तो समाज में एक धारणा ऐसी बन गई है कि आप बहुत काम करना है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है लोगों को जी। तो उस डायरेक्शन को सही करने का काम भी योगा करता है। चारों तरफ अगर धुआं कर दिया जाए तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। विचार तो हैं, ताकत भी सब कुछ है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इसी तरीके से हमारे जो विचार होते हैं, विचारों का जाल इतना बुना होता है हमारे मन में
कि चारों तरफ विचार ही विचार एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, जो क्लियरिटी है वो नहीं आती है। तो योग जो है उस क्लियरिटी को स्पष्ट तरीके से दिखाने का काम करता है। तो मैंने कहा यम नियम, फिर हो गया आसन। तो जो आपका कहने का तात्पर्य था कि लोग जिम करते हैं, वो आसन से ही तात्पर्य था। और 90% तो कहूँगा तो कम है, 99.9%, 0.1% जो लोग हैं उनको पता है कि योग क्या है। 99% लोगों को पता ही नहीं है। उनको लगता है योग सिर्फ ध्यान है, या योग सिर्फ आसन है, या योग सिर्फ प्राणायाम है। योग एक वृक्ष के समान है, उसके 8 अंग हो जाते हैं। तो उसमें तीसरा स्टेप है आसन, जिसको कि शारीरिक व्यायाम कह लीजिए, कसरत कह लीजिए, जिम का ऑल्टरनेट कह लीजिए, पिलाटेस का ऑल्टरनेट कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। अब योग क्यों करना चाहिए, इस पे आना चाहिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, उसके फिटनेस के 3 आयाम होते हैं। अगर पहला आयाम देखेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी, जितनी आपकी मसल्स शरीर में लचीलापन रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, उतना आप यंग रहेंगे, उतनी आप बीमारियों से दूर रहेंगे, उतनी आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा होता है स्ट्रेंथ, शरीर में ताकत कितनी है, आपकी मसल्स कितनी स्ट्रांग है। तीसरा पार्ट होता है आपका कार्डियो सिस्टम, कि आप अपने हार्ट को कितना सुरक्षित रखते हैं, कितना हेल्दी रखते हैं। तो ये तीनों चीज़ योग में पाया जा सकता है। तीनों चीज़ों के लिए हम योग के माध्यम से किया जाता है। जनरली अगर आप जिम में जाएंगे तो वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, रनिंग करके कार्डियो कर सकते हैं। लेकिन योग एक ऐसा है जिसमें आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, अगर आप 40, 50, 100 राउंड सूर्य नमस्कार कर लीजिए, तो आपकी कार्डियो और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के दोनों आयाम जुड़ जाते हैं। योग में तीसरा होता है कि आपका शरीर का वजन ही आपको लिफ्ट करना होता है, आपको एक्स्ट्रा वेट लेने की ज़रूरत नहीं होती। बाहर से जो आप वजन उठाएंगे वो आपके शरीर को नुकसान कर सकता है, मसल्स को डैमेज कर सकता है, हड्डियों को भी डैमेज कर सकता है। लेकिन अगर आप शरीर के माध्यम से अपने शरीर को ही, जैसे मान लीजिए अब आपको कोई आसन करना है जिसमें आपको शरीर का वजन आपको अपने हाथों पे लिफ्ट करना है। आपका वजन है मान लीजिए 40 किलो, और आप 40 किलो डंबल जिम में नहीं उठा पाएंगे, शायद 20 किलो, लेकिन आप योग के माध्यम से 40 किलो का वजन अपने शरीर पे उठा सकते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरती है। जैसे आपको मयूरासन करना हो, धनुरासन करना हो, तो आपके शोल्डर मसल्स, हाथों में, पैरों में ताकत आ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो ये जो समग्र स्वास्थ्य की परिकल्पना हम करते हैं, समग्र स्वास्थ्य का मतलब होता है होलिस्टिक। तो क्योंकि शुद्ध हिंदी शायद लोगों को आजकल कम समझ में आती है जरा, तो होलिस्टिक अप्रोच जो है वो योग का है। तो इसलिए आसन का अभ्यास बहुत जरूरी होता है। चौथा स्टेप है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ, प्राणायाम। हम सब लोग सरकारों को कोसते रहते हैं कि फला सरकार ने दिल्ली में, लखनऊ में, मुंबई में पॉल्यूशन कर दिया है, और किसी सरकार ने पॉल्यूशन दूर नहीं किया। अरे कोई सरकार कैसे दूर कर पाए, कोई उनके पास रोड मैप तो है नहीं, वो सब अपना पॉकेट में भरने के लिए बैठे हुए। अगर आपका पॉल्यूशन है, इस दिल्ली में बहुत पॉल्यूटेड एयर है, हम दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि आप सब लोग अपने लंग्स को कितना इस्तेमाल करते होंगे, आपको अंदाजा है? शायद कितना हिस्सा? हाँ, लंग्स को कितना परसेंट यूज करते हैं आप? 20, 30, 40%। कुछ हद तक आप सही कह रहे हैं। 40% तक वो यूज कर रहे हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग वगैरह के लिए जाते हैं। जनरली 20-30% होते हैं। आपने कभी सोचा कि आप कहीं गए भीड़ में, अचानक से धूल मिट्टी पड़ी और आप बीमार पड़ जाते हैं? ऐसा होता होगा। बिल्कुल। 2 दिन ठंड बढ़ गई तो आप बीमार पड़ गए, 2 दिन गर्मी पड़ गई तो बीमार पड़ गए। इसका मतलब है कि लंग्स आपका जो है बाहर के वेदर से, बाहर की चीज़ों से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है। आपका लंग्स 20 से 30%, 40% मैक्स टू मैक्स काम कर रहा है। इसलिए आप, जैसे ऑक्सीजन कम होता है, लंग्स कोलैप्स करता है, आप बीमार पड़ने लगते हैं जी। तो प्राणायाम जो है आपके लंग्स को बेहतर कर सकता है, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, 60, 70, 80% कर सकता है। और जितना आपका लंग्स बेहतर रहेगा, बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ज़्यादा रहेगी। अगर ऑक्सीजन आपके ब्लड में ज़्यादा है तो आपका हार्ट अपने आप अच्छे से काम करेगा। हार्ट अगर अच्छे से काम कर रहा है तो दिमाग में भी ऑक्सीजन जाएगा, तो दिमाग भी आपका रिलैक्स रहेगा। तो परिस्थिति जन्य जो स्ट्रेस होता है आपका, समय के अकॉर्डिंग जो
स्ट्रेस होता है कि कई बार किसी ने कुछ बोल दिया और आपका दिमाग में खट से खटक गया और स्ट्रेस में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं लोग, तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी प्राणायाम करने से। क्रोध हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। तो क्रोध नष्ट हो जाएगा, ये आपका मानसिक वेग है, मानसिक विकार है क्रोध। तो मानसिक विकारों का प्रशमन होगा, मानसिक विकार नष्ट होंगे, वो प्राणायाम से होगा। आंतरिक कैपेसिटी आपकी लंग्स की बढ़ती है, तो लंग्स, हार्ट और ब्रेन, ये तीन चीज़ हैं आपके शरीर के जो मेन अंग होते हैं। इनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करेंगे तो ग्रोथ होगी। फिर प्राणायाम के बाद होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार इज अ बिफोर मेडिटेशन, एक स्टेप होता है जहाँ आप ट्राई करते हैं कि यार आंख बंद करके बैठना है मेरे को ध्यान करने का। तो प्राणायाम के बाद प्रत्याहार और ध्यान के बीच की एक कड़ी है जो कि लॉक करता है, जैसे गेट है आपका, ये रूम का अंदर का हिस्सा होगा, वो बाहर का हिस्सा होगा, बीच में डोर का जिसको मिड पॉइंट बोलते हैं, तो प्रत्याहार दोनों से कनेक्ट करता है। अगर आप बाहर जाना चाहें बाहर चले जाइए, अंदर आना चाहिए तो अंदर। तो आंख बंद करते हैं तो आप अंदर आ जाते हैं, ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं। और ध्यानस्थ अवस्था में जब आप कई कई घंटे रहने लगते हैं, प्रयास 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे लगातार आप एक स्थिति में रहते हैं, तो वो आपकी समाधि की अवस्था ले जाती है, जो कि रेयरेस्ट होते हैं। बहुत इतना आसान नहीं है। आजकल बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है, मैं ध्यानस्थ योगी हूँ, मैं फलां कर ले। तो वो सब आप उनको टेस्ट कर लीजिएगा कभी। जो ध्यान की अवस्था में बैठेगा और जो इसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, वो आके बताएगा नहीं आपको कि जागृत हो गई। वो मतलब इस संसार से अलग ही दिखेगा आपको। तो उसके अंदर इतनी पावर होगी, इतनी सहजता होगी, सौम्यता होगा स्वभाव में, तो वो सब ड्रामा करने की, नौटंकी करने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 8 स्टेप के माध्यम से आज के मॉडर्न डे में हम लोग आसन और प्राणायाम को अगर 2 चीज़ों को कर ले तो बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप आने लगती हैं। तो ये बहुत सरल और सहज प्रक्रिया है। तो इसमें एक होता है कि आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों के लिए भी योग होता है, यंगस्टर्स के लिए भी होता है, ओल्ड एज के लिए भी होता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार का योग अपने आसपास के लोगों से कंसल्ट करके, डॉक्टर से अपनी बीमारियों के हिसाब से जरूर करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि योग में वो ताकत है, वो शक्ति है कि आपके शरीर के अंदर से ही रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का विकास करता है। कुछ बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप पर्पज क्या है योग और आयुर्वेद का, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना आपको बीमार होने से बचाता है अगर आप स्वस्थ हैं तो। और बीमार हैं तो आपके बीमारी को दूर करने में मदद करेगा। तो स्वस्थ लोग जो हैं, आप जैसे स्वस्थ लोग जो हैं, वो मैं तो आज बहुत अस्वस्थ। तो उनको योग इसलिए करना है कि आगे चल के बीमार ना पड़े। मानसिक स्थिति, आप पत्रकार हैं तो आपको बहुत स्ट्रेस रहता होगा, भाग दौड़ बहुत रहती होगी, चीज़ों से सामंजस्य बैठाने में बहुत मुश्किल होता होगा। तो आप प्राणायाम करके देखिए 10 दिन 15 दिन, 10 मिनट 15 मिनट, और आप देखेंगे कि कोई मेडिसिन की या किसी डॉक्टर की सलाह की या किसी ज्ञानी की या किसी पूजा पद्धति या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपका स्वतः अपने आप रास्ता निकलने लगता है। फिर बाहर के चीज़ों का जरूरत नहीं पड़ता है। मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए लोगों को बहुत देखा है। मैंने देखा है कि आना पाना कहते हैं। मैंने तो जो मेडिटेशंस वगैरह सुने, मैंने विपश्यना सुना है, आना पाना बोलते हैं उसको। आई थिंक ये वही होता है, ब्रीद इन ब्रीद आउट होता है। तो योग का ब्रीद इन ब्रीद आउट का क्या लॉजिक है इसमें? क्योंकि ये तो हम नॉर्मली भी कर रहे हैं, बट हाँ, नॉर्मली पर्टिकुलरली क्या होता है? देखिए, इसको बोलते हैं श्वास प्रश्वास की क्रिया, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। तो प्राणायाम जब हम करते हैं तो उसके 3 चीज़ें होती हैं, उसमें मायने रखती हैं, पूरक, रेचक, कुंभक। जैसे आप कोई खाना बनाइए, सब्जी कट करिए, नमक मिर्च ऑयल डाल दीजिए तो और रख दीजिए, तो सब्जी बनेगी या नहीं बनेगी, स्वाद आएगा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं होगी। आग पे रख देंगे वो पक जाएगा, या सब मिला के ऐसे भी खा सकते हैं। तो उसको बोलेंगे कि यार ये तो ऐसे ही हो गया, कचड़ा हो गया ना। ठीक उसी तरीके से श्वास तो हम सब ले रहे हैं, श्वास के बगैर तो जीवन ही नहीं है। लेकिन श्वास की मात्रा क्या होनी चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। श्वास जब आप प्राणायाम करते हैं तो श्वास का रेशियो होता है कि कितना रेशियो में श्वास लेना है, कितना रेशियो श्वास आपको अंदर रोकना है, कितने रेशियो के साथ आपको श्वास बाहर छोड़ना है। तो जो भी श्वास लें आप, मान लीजिए 1 मिनट अगर आप श्वास खींच पाते हैं तो 2 मिनट श्वास रोकिए और 1 मिनट में श्वास छोड़िए। इसको रेशियो हुआ 1:1।
अब 1 to 1 का मतलब 1 मिनट अगर मुश्किल होता है, कोई नहीं ले पाएगा श्वास, तो 1 का मतलब होता है 10 सेकंड श्वास लीजिए, 2 में आप 20 सेकंड श्वास रोकिए, और देन 10 1 में 10 सेकंड आप श्वास छोड़िए, 1 to 1 हो गया। 1 तो is to 2 बेसिक is to 1, हो हाँ। गया। अगर लोग स्वस्थ है तो कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उनको 1-1-1 के रेशियो से करना चाहिए, 1-1-1 के रेशियो से करें। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाएं। जिनका ब्लड प्रेशर वगैरह हो, स्ट्रेस हो, नींद की इशू हो, डायबिटीज, शुगर से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हो, होता क्या है, ब्लड जितना आपका प्योरीफाइड रहेगा, आपके ऑर्गन्स उतने हेल्दी रहेंगे। ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे तो बीमारी होने का या बीमार होने का चांसेस कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि प्राणायाम अगर आप डेली करें 15 से 20 मिनट, और मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको MS तक का प्रॉब्लम है, एंड दे आर गेटिंग बेटर। रिपोर्ट्स के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि मल्टीपल सोराइसिस का इशू है, एंड प्राणायाम करते हैं 40 मिनट, उनको बेहतर फील होता है। तो इस ऑल अबाउट की ब्रेन का एक पार्ट है जो कि सोने लगा या डेड होने लगा है ना। प्राणायाम उन सारे पार्ट्स को एक्टिवेट करता है। कोई आप वहाँ पे इक्विपमेंट्स तो पहुँचा नहीं सकते, लेकिन ऑक्सीजन पहुँचा सकते हैं। अगर प्रॉपर भरपूर मात्रा में आप ब्रेन को ऑक्सीजन दें तो ब्रेन का जो सोया हुआ पार्ट है वो भी जागृत हो जाता है जी। तो जब हम कहते हैं अलौकिक अदृश्य शक्तियाँ इस इंसान के अंदर है, फला व्यक्ति चमत्कार कर देता है, तो चमत्कार इस दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। चमत्कार आपके शरीर में है। मैंने आपको शुरू में कहा था, जो विज्ञान सम्मत है, जो शास्त्र सम्मत है, और जो टेक्निक आपको पता है, आप उसको चमत्कार नहीं मानते हैं। जहाँ से आपकी नॉलेज या आपकी सोच खत्म हो जाती है और उसके बियॉन्ड कुछ होता है, तो आप कहते हैं चमत्कार हो गया। इस दुनिया में अगर पहली बार जब कभी हवाई जहाज बना होगा तो उस समय के लोगों को वो भी चमत्कार था। लाइट, कैमरा, मोबाइल, ये सारी चीजें भी चमत्कार रही होंगी कभी, लेकिन आज के बच्चे को पूछेंगे, बोलेंगे तो नॉर्मल सी चीज है, बिकॉज उनको चमत्कार नहीं लगा। तो इसीलिए मैंने कहा इस दुनिया में चमत्कार कुछ नहीं है, इस जस्ट कि आपकी नॉलेज कहाँ तक है, आप कहाँ तक उसको देख पाते हैं। तो योग में ऐसी असीम सारी शक्तियाँ हैं, असीम ज्ञान है, जिसको आप जागृत कर सकते हैं, जिसको आप विकसित कर सकते हैं। तो आप उन चीज़ों से, उन ऊर्जाओं के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, और दुनिया के लिए फिर आप चमत्कारी बन जाते हैं कि यार आपने तो चमत्कार कर दिया, आपने एक कमाल कर दिया। आप सोचिए, दो व्यक्ति हैं, एक को बहुत गुस्सा आता है, एक बहुत शांत रहता है। तो जिसको गुस्सा नहीं आता है और जिसको गुस्सा आता है, तो गुस्सा वाले के लिए, जिसको शांत व्यक्ति, तो चमत्कार ही लगेगा कि यार ये तो बहुत शांत है। सही बात है। तो ये चमत्कार है। तो अगर आप ध्यान करें, प्राणायाम करें, तो आपका गुस्सा या मेरा गुस्सा या किसी का भी गुस्सा आता है, वो शांत हो जाएगा, सोता होगा। अगर मेरी कोई निगेटिव हैबिट्स है और मैं उसको बदलना चाहता हूँ, तो संकल्प बल के थ्रू ही बदला जाता है। तो योग उस संकल्प बल को, उस विल पावर को विकसित करने में मदद करता है। अच्छा, मैं अगर दीपक जी आपसे ये पूछूं कि लोगों के पास समय बहुत कम रहता है, और मैंने देखा है कि बड़ा स्ट्रेसफुल लोगों की जॉब रहती है। मेरी खुद की भी जॉब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, क्योंकि आपको कई दफ़े आप सो नहीं पाते हैं, वो पूरा साइकिल आपका ख़राब हो जाता है। तो उसमें बहुत कम समय में प्राणायाम तो आपने एक बोला, लेकिन उसके अलावा और क्या है जो कोई कर सकता है? डेली रूटीन की बात मैं करूँ कि अगर आपके पास कम समय, देखिए आपके पास 4 घंटे सोने का समय मिलता है, काम करना है आपको, आपके पास सबके लिए टाइम है, घर के लिए टाइम है, ऑफिस के लिए टाइम है, एवरीथिंग यू आर डूइंग। हम सब कॉमन मैन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में हम सबसे ज़्यादा किसी को इग्नोर करते हैं तो अपने आप को करते हैं। सबसे दीनहीन हमने अपने आप को बना रखा है। फैमिली के लिए करना है, घर के लिए करना है, मित्रों के लिए करना है, सबके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। तो पहले मैं कहता हूँ आप होश में आ जाना चाहिए लोगों को, अपने आप को उस बेहोशी की दुनिया से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप हैं तो आपके बाद ही सारी दुनिया है। अगर आप ही मर जाओगे, आप ही ख़त्म हो जाओगे, आप ही बेड पे चले जाओगे, तो कोई देखने वाला नहीं आएगा। दुनिया में 2 दिन 5 दिन आपके पास भीड़ लगे रहेगी, अगर आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे किसी काम का नहीं बचा है इंसान, तो कट ऑफ करते शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए उस अवस्था में सबसे पहले सोच विकसित हो कि यार आधे घंटे टाइम है तो आधे घंटे करो, लेकिन योग करो, एक्सरसाइज करो। उसमें आप सूर्य नमस्कार करिए, कम से कम 40 राउंड, 25 राउंड, 30 राउंड
20 राउंड, और नहीं होता तो 10 राउंड। और लोग मोटे हैं, पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, कहीं दर्द है, कुछ भी दर्द है, 5 बार तो कर सकते हैं ना आप। मर नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे तो जरूर मरेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि जीना है तो थोड़ा सा 10 मिनट 20 मिनट आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए। 5 राउंड से 20 30 40 कहीं भी जाइए। उसके बाद 2-4 आसन है, जैसे आपका पोस्चर, हम लोगों का पोस्चर होता क्या, जनरली हम लोग टेढ़े बैठ रहे हैं, सोफे पे बैठने की आदत है, चेयर पे बैठने की आदत है, खड़े रहते हैं, तो हमारा जो अलाइनमेंट है स्पाइन का वो बिगड़ जा रहा है। 95% लोगों का स्पाइन का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। मेरे पास हॉस्पिटल में भी पेशेंट आते हैं, देखता हूँ सारे लोगों का अलाइनमेंट। तो आपको वो चीज़ें करना है जो आपके स्पाइन को अलाइनमेंट करती हैं। उसमें स्ट्रेचिंग के पोस्चर्स होते हैं, जैसे 2-4 आसन आप नाम जोड़ लीजिए। ताड़ासन है, कटी चक्रासन है, तिर्यक ताड़ासन है, भुजंगासन है। ये सारे आसन आप करते हैं तो आपके स्पाइन की अलाइनमेंट अच्छी हो जाती है। आप जैसे हैंग कर सकते हैं बॉडी को, कोई ऊपर रॉड लगा के हैंग कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैंगिंग। दूसरा काम आप करिए बैलेंसिंग का पोस्चर। तो ये सारे पोस्चर अगर एक दिन टाइम नहीं है तो ऑल्टरनेट कर सकते हैं। 5 मिनट आपने एक दिन कर लिया, 5 मिनट आप अगले दिन कुछ और कर लीजिए। तो स्ट्रेंथनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग के हिसाब से अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए। 5 से 10 राउंड सूर्य नमस्कार कर लीजिए और 5-7 मिनट ब्रीदिंग कर लीजिए। तो मिनिमम एक कैप्सूल हो जाएगा। जैसे आप विटामिन बी का खाते हैं, B12 का कैप्सूल लेते हैं, D3 का लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, मम्मी बना के देते हैं टिफिन में, बेटा फ्रूट्स ले जा, पराठा ले जा, पतला हो जाएगा, नहीं खाएगा बीमार पड़ जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि हमें और हमारे घर वालों को और अपने दोस्तों को ये सिखाना चाहिए कि आधे घंटे का एक कैप्सूल है, तुम इसको करो, तुम इसको खाओ। अगर नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। ये एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस देश की, इस लोगों की, आपको पैसा कमाना है, आपको शोहरत पानी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको बहुत सारे चैलेंजेस है। ये सब लोग सिखाते हैं। बच्चा पैदा होता नहीं कि उसको कंपटीशन में डाल देते हैं, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि पहला काम है स्वस्थ रहना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर अगर आपका स्वस्थ रहेगा तो आप सारी चीज़ों को अचीव कर लोगे। आपका शरीर बीमार पड़ गया, मन बीमार पड़ गया, तो दुनिया की सारी चीज़ें होने के बाद भी आप कचड़े के ढेर के समान ही हो, तो फिर कोई काम नहीं आने वाला है। तो इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले जितने भी लोग मिलते हैं, मैं बताता हूँ मेरी लाइफ का अगर वो, तो मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया सुखी हो, उससे पहले स्वस्थ हो। अगर पूरी दुनिया स्वस्थ हो जाएगी तो अपने आप सुखी हो जाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, सुखी होने पे पूरी एनर्जी लगा देते हैं। तो सुखी होने से पहले का स्टेप है स्वस्थ हो जाए। तो शरीर का स्वास्थ्य और मन का स्वास्थ्य दोनों अगर अच्छे हों तो कहते हैं ना, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो भगवान सृष्टि करता है तो वो फिर आपको कष्ट नहीं देगा, क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान का मंदिर है हमारा शरीर। हमने इसको कचरा बना दिया, डस्टबिन बना देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक नाश्ता करके घर से निकलेंगे, ऑफिस में जाके 2 समोसा खा लेंगे, जलेबी खा लेंगे, चॉकलेट खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे, पिज्जा खा लेंगे। तो कचड़े का डब्बा है आपका घर। आपने क्या इस्तेमाल, क्या समझा अपने शरीर को? आप किसी भी इंसान को देखिएगा, सुबह से शाम तक अपने इर्द गिर्द लोगों को बोलिए लिस्ट बनाओ क्या क्या खाया, एक एक टुकड़ा बता देंगे। उसको काउंट भी नहीं करते हैं। तो कचड़े का डब्बा बना दिया। तो कचड़े का डब्बा ना बने, ये शरीर एक मंदिर बने, स्वस्थ मंदिर बने, साफ बने, जहाँ आपके मन का विकास हो, मानसिक शक्तियों का जागरण हो। उसके लिए आपको योग अभ्यास करेंगे, खाना पीना में संतुलन बना के रखेंगे तो जिंदगी में किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, कमी नहीं पड़ेगी। अच्छा, एज कम्पेयर टू जिमिंग लोग कहते हैं कि योग में समय बहुत लगता है। ये हालांकि मैंने भी पर्सनली खुद भी महसूस किया है। मैं जब योग करती थी, अब तो बहुत कम कर पाती हूँ, लेकिन जब भी करती थी तो मैंने देखा लगभग 1 साल मुझे लगे वेट लॉस के लिए। लेकिन फिर अगला 1 साल मेरे योग छोड़ने के बाद भी, योगासन जब मैंने छोड़ा उसके बाद 1 साल दूसरा लगा मुझे जब मैंने वेट गेन करना शुरू किया। तो कहते हैं कि योग जो है बड़ा स्लो प्रोसेस है, शायद इसलिए लोग इसको आप नहीं करना चाहते। देखिए, स्लो प्रोसेस तो आप ऐसे समझ लीजिए, इंटेंसिटी कितनी है। आप जिम में जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, मसल्स बढ़ रही है आपकी, मसल्स गेन कर लेते हैं। योग में आपका फैट लॉस करने के लिए आपका जो हार्ट रेट है वो 140-50 तक तो जाना चाहिए जब आप रनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं। तो आप इंटेंसिटी कितनी है, अगर आप 50-100 राउंड सूर्य नमस्कार रोज कर लीजिए, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन अब बैठ के जाके आंख बंद करके और सांस 2 बार खींच लेंगे और बोलेंगे मेरा योग हो गया, तो सबसे आलसी निकम्मे लोग हैं। उनसे उनका वजन इस जन्म में क्या, अगले कई जन्म लग जाएंगे, कभी कम नहीं होगा। तो इंटेंसिटी की बात होती है।
सूर्य नमस्कार करिए 100 राउंड रोज, अपने आप वजन कम हो जाएगा। आसन को करिए आप 5-5 बार 1-1 मिनट होल्ड करिए, इंटेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी, वजन कम हो जाएगा। लेकिन अब कहते हैं ना, एक बैठ के, और एक्चुअली कॉन्सेप्ट नहीं है ना लोगों के पास। जिम में जाते हैं तो आपको पता है कि वेट लिफ्टिंग करना है, योग में जब जाते हैं तो योग में पता ही नहीं कि क्या करें, कितना करना है। तो कितना करना है वो नहीं पता है। जब आपको वो पता हो जाएगा कितना करना है, तो आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा, वजन कम भी होगा। और साथ ही साथ जो ग्लैंड्स का वर्किंग है, चाहे वो आपका थायराइड ग्लैंड हो, थाइमस ग्लैंड हो, पैनक्रियाज हो, ये सारी ग्लैंड्स हैं, तो उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब वो उनका वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है तो अपने आप वजन कम होने लगता है। तो हार्ट रेट कितना होना चाहिए योग करते हुए? क्योंकि जैसे स्किपिंग हम करते हैं तो जाहिर है जो हार्ट रेट रहता है ऊपर होता है, लेकिन यही मैंने मॉनिटर किया है सूर्य नमस्कार में भी। हार्ट रेट किसी भी व्यक्ति का कितना होना चाहिए? देखिए, 220 माइनस योर एज कर दीजिए, जो मेडिकल टर्म्स में आजकल इस्तेमाल करते हैं। कोई 40 साल का है तो उसमें 220 माइनस 40 कर दीजिए, तो आपको 180 आ गया। 180 अपर लिमिट होना चाहिए, उसके 180 ऊपर नहीं। अपर लिमिट होना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो, कोई हार्ट डिजीज वगैरह नहीं है तो आप, लेकिन कोशिश करिए 180 तो नहीं जाएगा, 150 160 के मिड रेंज में आप रहिए, और फिर एक्सरसाइज करिए तो देखिए रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, वजन भी कम हो जाएगा। लेकिन अब पूरे दिन में 1 मिनट के लिए लोगों का 160 तक जाता नहीं होगा हार्ट रेट, तो वजन कैसे कम होगा? जी। तो चाहे आप योगा कर लीजिए, चाहे जिम में जाके पसीने बहा लीजिए, पसीने नहीं बहेगा तो फिर कैसे कम होगा? नहीं, लेकिन मैंने स्ट्रेस में भी लोगों का हार्ट रेट 160 जाते हुए देखा है। वो भी बात है, स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेस में भी आप दो चीज़ें होती हैं कि एक तो कई लोगों का वजन बढ़ता है, कई लोगों का वजन कम होता है। आप दो तरीके के लोग देख सकते हैं। स्ट्रेस में जब आदमी साइलेंट जोन में चला जाता है तो वहाँ पे खाता रहता है, स्ट्रेस बस्टर। स्ट्रेस ईट करता है। एक आदमी होता है स्ट्रेस में मूव करता है फास्ट, जी जी जी, उसका वजन बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। तो ये दो तरह का स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस दोनों को एक ही है, लेकिन सिम्टम्स अलग अलग दिखते हैं, बॉडी में अलग अलग लक्षण दिखते हैं। तो एक खाना बहुत ज़्यादा खाता है तो उसका वजन कम हो जाता है, वो शांति से अजगर की तरह बैठा रहता है। एक होता है भाग दौड़ करता है तो उसका स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, बीपी भी बढ़ जाएगा, और कई बार तो ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें, तो उस कंडीशन में अगर आप सूर्य नमस्कार और थोड़े से 5-10 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास करें तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। दीपक जी, अगर मैं आपसे 5 योग आसन पूछूं जो किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए, तो वो 5 अगर आप बता सकें, देखिए जो कॉमनली लोग कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हाँ। स्ट्रेसफुल उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं, अभी तक हमने काफ़ी लंबा डिस्कस कर लिया। अब मैं, आपने 5 बोला है तो मैं 5 से 2-3 चीज़ें ऊपर नीचे करके बता देता हूँ। एक तो आप सूर्य नमस्कार रोज करिए। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी एज आयु के हैं, 10 साल से लेकर 90 साल तक के व्यक्ति सूर्य नमस्कार कर सकता है। 90 साल में आप सूर्य नमस्कार कर पाएँ, उसकी तैयारी आपको 5, 10, 15, 20, 30, 40 सालों से शुरू कर देनी चाहिए, है ना। 80 साल में भी जा रहे हैं, 70 साल में भी जा रहे हैं, तो अगर आप अभी से करेंगे तो आगे तक। तो सूर्य नमस्कार रोज करिए, 10 से 20, 30, 40, जितनी आपकी टाइमिंग एंड बॉडी की कैपेसिटी अलाउड करता है। उसके बाद 2 आसन बैलेंसिंग के करने चाहिए, स्टैंडिंग के, जैसे वृक्षासन हो गया, नटराज आसन हो गया। ये 2 आसन, वृक्षासन एंड नटराज आसन, स्टैंडिंग। तो उससे क्या है कि आपका न्यूरॉन्स का जो ग्रोथ है वो बना रहेगा, बॉडी के साथ आपका ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तो जैसे हाथ पैर कांपते लोग गिर जाते हैं बाथरूम में फिसल के चलते हुए, तो वो नहीं होगा। तो बैलेंसिंग आसन हो गया। उसके बाद आप 2 बैकवर्ड बेंडिंग स्पाइन के लिए कर लीजिए, 2 फॉरवर्ड बेंडिंग आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने के लिए, लंग कैपेसिटी को सही रखने के लिए। बस ये 3 प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो बैकवर्ड बेंडिंग में जैसे आप भुजंगासन कर लीजिए, शलभासन कर लीजिए, धनुरासन कर लीजिए, ये 3 आसन। फॉरवर्ड बेंडिंग में आप पश्चिमोत्तानासन कर लीजिए, पादहस्तासन कर लीजिए, ये 2 आसन कर लीजिए, बहुत है इतना। नहीं, लेकिन आपने जैसे बैक बेंडिंग वाला आपने जो भी बताया, कई लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, उस स्थिति में वो क्या करेंगे? ये तो एक कॉमन की बात हो गई बिल्कुल। आपने अभी इसके बाद क्या होता है, मल्टीपल डिजीज होते हैं, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस भी है, स्लिप डिस्क भी है, तो उस केस में उनको फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करना चाहिए। बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ताड़ासन करें, वृक्षासन करें, वो बैलेंसिंग के आसन करें। तो और एक सिंपल सरल सहज एक्सरसाइज होती है, मैं आपको बता दूं, आप कुछ मत करिए। स्लिप डिस्क है, स्पॉन्डिलाइटिस है, बैक एक है, कुछ इस तरह से चीज़ें हैं, आजकल 90% लोगों को है। आप दीवार के अगेंस्ट खड़े हो जाइए, आपका स्पाइन है, दीवार के अगेंस्ट खड़े हो जाइए, दोनों हाथ आप सीधा खड़े कर लीजिए। जैसे
पनिशमेंट मिलते ही ना, तो खुद को पनिशमेंट देना है यहाँ पे। जब आप खुद को पनिशमेंट देना शुरू कर लेंगे तो फिर आपको कोई और पनिशमेंट नहीं देगा। तो अपने आप को पनिशमेंट रोज दीजिए। अगर आपको लगता है योगा करना पनिशमेंट है तो जस्ट गिव योरसेल्फ, तो सिर्फ वो स्ट्रेच करके हाथ खड़े हाथों को होना। सीधा करके जस्ट ट्राई टू स्ट्रेच योर बॉडी एज मच एज यू कैन। स्टमक को अंदर खींच के बॉडी को 1-2 मिनट सीधा छोड़ दीजिए। आपका स्पाइन का प्रॉब्लम, नेक का प्रॉब्लम, शोल्डर का प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ 2-3 मिनट की प्रैक्टिस से खत्म हो सकता है। अच्छा, तो ये कुछ आसन हैं जो आपने बताया। और बच्चों में भी मैंने देखा है योग को लेकर के, मैं कई दफ़े करती हूँ योग, तो मैं देखती हूँ छोटे बच्चे, उनके अंदर भी जागरूकता अब आ रही है। तो जो लोग योग करते हैं या नहीं करते, अगर आप उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं तो। नहीं, देखिए, बच्चों के अंदर जागरूकता तो तब आएगी जब वो अपने घर का माहौल देखेंगे, स्कूल का माहौल देख रहे हैं तो। और बच्चे आजकल इन्फॉर्मेशन के मामले में हमसे और आपसे ज़्यादा आगे हैं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन बाद में आएगी लेकिन बच्चों के पास पहले आएगी। तो बच्चे आजकल थोड़ा सा बेहतर हो रहे हैं कि उनको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो खाने की हैबिट्स भी आगे। लेकिन अगर बच्चे भी योग करें, प्राणायाम करें और खेल खेल में बहुत सहज, बच्चे जैसे अगर 7-8 साल के बच्चों को आप देखें, वो सहज उनकी शरीर की जो अवस्था होती है, कूदते रहते हैं, इधर उधर गिरते पड़ते रहते हैं, वो योग उनका चलता रहता है। लेकिन वहाँ से वो आगे चलता रहे तो उसके लिए फोकस करना, तो उसमें डायरेक्शन उनके पेरेंट्स को देना चाहिए कि ये आसन है, ये सारी चीज़ें करें। उनको 10 मिनट रोज उसका अभ्यास में लगाना चाहिए। वही आसन है जैसे शलभासन हो गया, धनुरासन हो गया, कुक्कुट आसन हो गया, पादहस्तासन हो गया, मयूर आसन हो गया, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो बच्चे सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो एडवांस प्रैक्टिस करें बच्चे, तो वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अब मिड एज वाले आदमी को, 30-40 साल वाले को बोलेंगे कि कुछ कर लो तुम योगा, तो उसके लिए मैंने इसीलिए कहा सरल और सहज योगा विधि। लेकिन जो बच्चे हैं 10-12 साल के, तो वो एडवांस प्रैक्टिस करें, दे विल एंजॉय इट, उनकी एनर्जी बैलेंस होगी और खुश रहेंगे और सही डायरेक्शन में वो ग्रोथ करेंगे। तो सही डायरेक्शन में ग्रोथ करने के लिए बच्चों को 15 से 20 मिनट एडवांस योगा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपका हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हिस्सा लेने के लिए। और अब मैं उम्मीद यही करती हूँ कि जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं वो योग को फॉलो करें, क्योंकि अब वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ हमें बदलना ज़रूरी है। अध्यात्म में उस तरफ जाना ज़रूरी है जिसकी शुरुआत भारत से हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट में बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे फॉरवर्ड कीजिए। अगर अभी तक आपने न्यूज़ोपीडिया को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कीजिए। थैंक यू सो मच।